हेलो बच्चे, होपफुली वॉइस क्लियर आ रही होगी। हाँ, तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो किया था मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में। होपफुली मॉल कॉन्सेप्ट को समझ आ गया होगा। ठीक है, जिसमें हम मॉल के बारे में अप्रोक्स ऑल थिंग्स पढ़ चुके हैं, लाइक मॉल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज हम बात करना चाह रहे हैं सोल्यूशन के बारे में। तो सोल्यूशन के बारे में देखो कि क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करता हूँ बच्चे, तो फर्स्ट वर्ड आता है हमारे पास सोल्यूबिलिटी। फर्स्ट वर्ड यहाँ आता है बच्चे सोल्यूबिलिटी। तो मुझे बताओ सोल्यूबिलिटी के बारे में कुछ आइडिया है बेटा कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कुछ रफली आइडिया? तो देखो, जब भी हम सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो सोल्यूबिलिटी होती है बच्चे हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसके बारे में बच्चे हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना कि जो सोल्यूट है हमारे पास वो कितना भी हो, कोई मैटर नहीं करता, वो कितना डिजोल्व होना चाहिए हमारे पास, 100 ग्राम सोल्यूट के अंदर डिजोल्व होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100। तो बच्चे एक चीज देखो, ये थोड़ा सा उससे सिमिलर नहीं हो रहा? किससे? कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में आपने 3 टाइप पढ़े हैं ना, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। लगभग वैसे मैच हो रहा है, बट इसमें हल्का सा वहाँ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बता सकते हो? क्या डिफरेंस क्या होगा? तो जब भी बच्चे हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। वो जो डिफरेंस है वो ये है कि जब भी हम बात कर रहे थे ना उसमें परसेंटेज वाली, उसमें ना सॉल्वेंट की जगह क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। ये क्लियर होता है, उसमें क्या आता है? सॉल्यूशन, यहाँ क्या? सॉल्वेंट। तो बट हमें एक चीज का और बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। क्या वो बेनिफिट? ये मिलेगा कि जैसे वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा आपने, वो सॉल्वेंट में से हमें सारी बात मान, वो सॉल्यूशन में से बात मान ली। सोल्युबिलिटी की बात करें जी, सॉल्वेंट में से, ये भी सही है। बट हमारे सिलेबस में ऐसे चार से सोल्युबिलिटी नहीं पूछा जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, आपके सिलेबस से एज सच सोल्युबिलिटी नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा? तो याद रखना, जो आपसे पूछा जाएगा उसमें 2 चीजें हैं, एक मोल फ्रैक्शन और एक मोलैलिटी। रिपीट कर रहा हूँ, हमारे सोल्युबिलिटी में 2 चीजें पूछी जाएंगी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ये चीज हमेशा याद रखना, और कोई चीज हमारे से इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे से सोल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? एक तो मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा, सीधी सी बात याद रखना है। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा जाएगा हमारे पास? मोलैलिटी। रिपीट करो, मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी 2 चीज ही पूछी जाएंगी और बाकी चीज। तो इसमें भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? वो ये है, जब भी बच्चे हम बात करेंगे, जैसे जो आपका चैप्टर है ना सॉल्यूशन, solution chapter will be divided into 2 parts। कौन कौन से पार्ट है? पहला
जो सिर्फ सॉल्यूशन में से, दूसरा सेकंड पार्ट फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ गए? दो पार्ट है, सॉल्यूशन प्लस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें जो आपको क्या याद रखना था, जो सॉल्यूशन पार्ट है ना, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इस वाले पार्ट में हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो हमेशा मोल फ्रैक्शन वाली आएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ जो सॉल्युबिलिटी है ये डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें है तो याद रखना, जो इसमें सोल्यूबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ मोलैलिटी। समझ गए? इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब देखो जरा इससे आगे, तो जब हम बात करें सोल्यूबिलिटी की, ये हमारे पास तीन केस बनते हैं। याद रखना, जब भी हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं हमारे यहाँ पर तीन केस बनते हैं। कौन कौन से तीन केस बनते हैं तो वो भी आप समझ सकते हो। जो सबसे फर्स्ट केस है बेटा वो ये है, solubility of गैस इन लिक्विड। क्योंकि बेटा इस चैप्टर के अंदर, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जो हमारे पास मेनली मेजर मोड पे है वो लिक्विड सॉल्वेंट ही है। याद रखना, गैस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट है, दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, थर्ड है सॉलिड इन लिक्विड। ये थ्री केस हैं बच्चे, और ये थ्री केस ही हमने यहाँ पर डिस्कशन करनी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट केस में, तो देखो फर्स्ट केस की हम बात करें, यहाँ हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। यहाँ मैं वाटर क्यों लिख रहा हूँ बच्चे, याद रखना, डेट से यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो फर्स्ट थिंग ये आती है कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इजी अवेलेबल होता है, चीप है, और दूसरा वाटर का प्लस पॉइंट क्या, इसके अंदर ना काफी मतलब एक अच्छी कैपेसिटी है जो काफी सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। ये इसकी खास बात होती है। ठीक है, तो अब देखो जरा आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब भी बेटा सोल्युबिलिटी की बात है, याद रखना कभी भी अगर सोल्युबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जाए, हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वैसे भी अपने अंदर क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। अब किससे किसका मतलब क्या हुआ लाइक डिजोल्व लाइक का, जैसे देखो कोई हमारे पास पोलर है
तो पोलर कंपाउंड को डिजोल्व करेगा। तो बेटा यहाँ पोलर का मतलब होता है आयनिक, ठीक है। पोलर का मतलब क्या हुआ, आयनिक। कैसे, जैसे देखो सॉल्ट है, सॉल्ट पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, तो पानी को क्या मानते हैं, पोलर मानते हैं, बट वैसे देखो केमिकली नहीं होता, बट मानते हैं। पानी पोलर है और जो सॉल्ट है वो भी क्या है, पोलर। सेम चीज अगर मान लो रिवर्स हो जाए, नॉन पोलर और पोलर पॉसिबल नहीं है, कैसे, वैसे आप ये समझ सकते हो, ऑयल है, घी है, ये क्या है, नॉन पोलर। पानी का पोलर, क्या पानी के अंदर डिजोल्व होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर को बचा कोवलेंट से समझ सकते हैं, नॉन पोलर को आप किससे समझ सकते हो, कोवलेंट से, ठीक है। हो जाएगा इतना। तो नेक्स्ट देखो, अब ये वाली इतनी चीज तो बिल्कुल क्लियरेंस हो गई। जब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास गैस के रिस्पेक्ट में, कि गैस को हम कैसे बता सकते हैं कि पोलर है या नहीं। तो देखो, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हुए चलते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ इसका आंसर बता दो बेटा, इनमें से कौन सी गैस है जो पानी के अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाएगी, आपको ये बताना। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो, कौन सी गैस आसानी से सोल्यूबल हो जाएगी। तो अब बात ये आती है, ऐसे में हम अप्रोच कैसे लगाएं। एक मिनट इधर, एक मिनट आप अप्रोच लगा कर दिखाओ, फिर हम डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, देखो बेटा, जब हम बात करें ना अपने सेल्फ अप्रोच की, कि हम अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, तो सीधी सी बात होती है। देखो, जब भी हम बात करें ऐसे केस में मेनली गैस के बारे में, तो मैंने आपको क्या बोला कि हम क्या चेक करते हैं, पोलर है या नॉन पोलर है। तो जब भी हम बात करते हैं ना, तो सबसे बेटर आपको एक चीज याद रखनी, क्या, वो ये है, वी चेक पोलैरिटी। आपको क्या चेक करना है, पोलैरिटी। तो यार रखना, पोलैरिटी से आप क्या समझ सकते हो, नहीं, डाइपोल मोमेंट। आपको जो चेक करना है वो क्या चेक करना है, डाइपोल मोमेंट। जी समझ में आ गया कि आपको डाइपोल मोमेंट चेक करना है, और कुछ भी चेक इसमें नहीं करना। तो सबसे मेन है, यू हैव टू चेक डाइपोल मोमेंट। और जो डाइपोल मोमेंट है बेटा, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और क्या होता है, क्यू इंटू एल या क्यू इंटू डी बोल सकते हैं। फिजिक्स में क्यू इंटू टू एल होता है, ये फिजिक्स में होता है। केमिस्ट्री में क्यू इंटू डी होता है, ये केमिस्ट्री में बॉन्ड लेंथ आ जाती है, ठीक है, डी में बॉन्ड लेंथ होती है। कहते हैं तो तब निकाल सकते जब हमारे पास ऑलरेडी गिवन डाटा हो। अब गिवन डाटा नहीं है तो कैसे करेंगे, ये समझ में आएगा। फिलहाल हमारे पास गिवन डाटा तो नहीं है, फिर कैसे करेंगे। तो कहते जी देखो, उसका भी एक मेथड है, क्या, जो डाइपोल मोमेंट है, जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, आपको ये देखना है क्या वो सरफेस फिनोमिना है। सरफेस नहीं बोलना चाह रहा मैं यहाँ पे, मतलब
आप ऐसे ले सकते हैं जैसे आपने फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर पढ़ा होगा कि वेक्टर फिनोमिना है या स्केलर फिनोमिना है, ठीक है। होम सरफेस रॉन्ग बोल रहे हैं, स्केलर आना था, ठीक है, कि स्केलर होगा वेक्टर होगा, आपको ये समझना है, ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंस बात करूँ, स्केलर और वेक्टर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ। वेक्टर वो होता है जिसके पास क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर हो जिसके पास ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड। इतना ही पढ़ा हुआ है ना। तो वही चीज बेटा यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करनी है। कैसे, तो देखो, तो वही चीज आपको ऐसे इम्प्लीमेंट करनी है कि डाइपोल मोमेंट चेक करोगे, मतलब आप इसमें क्या चेक कर लो, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा सेम, बट ये किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन हमारे हाथ में, तो डायरेक्शन से पहले हमें क्या आना चाहिए, वो जरूरी है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जी समझ में आ गया। अगर आप स्ट्रक्चर बना सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता तो फिर दिक्कत नहीं। जी समझ गए। तो मेनली जो आपको काम करना पड़ेगा ना, वो स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। समझ गए इतना। तो देखो, करो ट्राई एक बार स्ट्रक्चर बनाने की, नहीं तो फिर मैं हेल्प करता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब इसके लिए ना देखो, दो ऑप्शन बनते हैं। क्या, आपने 11th में कितना पढ़ा हुआ है, पहली बात तो ये, अगर आपने 11th में पढ़ा हुआ है तो बड़ा बेटर है, क्योंकि 11th में ना बेटा आपका चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में आपको यही सिखाया जाता है। समझ गए। केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा हो तो डायरेक्ट इतना याद रख लो, जो CO2 है ना, उसकी ऐसी शेप है लेनी। अब जैसे ये दिया हुआ, ये SO2, SO2 की जो शेप है वो क्या है, अब V से बोल सकते हो या हम इसे बेंड से भी कह सकते हैं। दो चीजें, या तो V से बोल सकते हैं या फिर बेंड से बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। मेन है बेटा, हम जो मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे थे वो किस चीज का डिस्कशन था, डेट विल बी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ज्यादा कहाँ होगा, तो बेटा जो CO2 है, CO2 केस में तो क्लियरली दिख रहा है हमें। कैसे, जैसे देखो CO2 केस में इधर जा रहा है इधर जा रहा है, जब वेक्टर क्या हो जाए 180 डिग्री तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। इसके इधर जा रहा है, इसके इधर 180 तो नहीं है, तो डाइपोल इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये 17 है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो जब डाइपोल मोमेंट ही कम हो गया, अगर मैं सेम बात करूं, यहाँ जो डाइपोल मोमेंट था वो क्या हो गया, चेंज, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली SO2 का ज्यादा है, जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो सीधे मतलब पोलैरिटी ज्यादा, तो इससे मतलब पानी के अंदर आसानी से क्या हो जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है। इतना याद रह जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो देखो आगे। ये तो बात होगी नेचर की, ठीक है। अब नेचर में ना एक दो चीजें और भी आती हैं, अकेले सिर्फ यही नहीं जो नेचर में, एक दो चीजें और भी आती हैं। कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, लाइक जो कोल माइंस है,
रिपीट करूँ, जो कोल माइंस है, कोल माइंस में जाते तो एक देखो अपना मास्क लगा के जाते हैं कोल माइंस में। क्यों? कोई पॉइजनस गैस वहां पे उनके बॉडी में ना आ जाए, इसलिए माइक लगा के जाते हैं। तो यहाँ पर मेन बात क्या आती है बेटा, वो ये आती है, जो कोल माइंस है उन्होंने जो मास्क लगाया उसके अंदर यूज होता है चारकोल। क्यों यूज करते हैं बता सकते हो? 30 सेकंड का टाइम देना, सोच और बताओ। चलो देखो बेटा, चारकोल का यूज अगर आपको आंसर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो याद रखना, जो चारकोल है ना, इसको हम जानते हैं मेनली एडजॉर्प्शन के लिए, ठीक है? तो ये याद रखना, इसको मेनली हम किस लिए जानते हैं? एडजॉर्प्शन। अब बात ये आती है बेटा कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। अगर मेन मुद्दे की बात करूं तो आपको पता भी है ना कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। तो अभी ये चीज आप बिल्कुल याद रखना, जब भी हम एडजॉर्प्शन की बात करें, रिपीट करो, ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम एडजॉर्प्शन की बात करते हैं ना, ये एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना मतलब क्या होता है? कोई चीज सरफेस पे आकर चिपक जाए, समझ में? कोई चीज सरफेस पे आके चिपक जाए, यानी कि एब्जॉर्ब ना, उसके अंदर ना समाये, सरफेस पर आके चिपक जाए, समझ में आ गया? तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो चारकोल क्या करते हैं? एडजॉर्प्शन का काम करेगा। जैसे कोल्स माइन में जाएंगे, वहाँ डिफरेंट टाइप की गैसेज होती हैं, उसमें जो पॉइजनस गैसेज है वो स्पेसिफिक आके चारकोल के पास चिपक जाएगी। और जो मेरा क्वेश्चन वो ये है कि जब गैसेज चिपक रही हैं उनको कैसे पता है कौन सी गैस को वहाँ चिपकना है? जैसे CH4 है वहाँ चिपक जाएगी, बट ये ऑटो तो नहीं चिपकी, बाकी कैसे चिपकी? ठीक है, थोड़ा सोचना, ये बताना है कौन सी गैस चिपकेगी और कौन सी नहीं चिपकेगी, ठीक है? तो ये तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ थ्योरेटिकल डिस्कशन कि कौन सी गैस डिजोल्व हो सकती है, कौन सी गैस डिजोल्व नहीं हो सकती, ये सारी चीजें। तो जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इसके जो मेन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, तो मेन थे यहाँ बताने वाले हेनरी लो। साइंटिस्ट थे हेनरी, ठीक है, उन्होंने दिया था हेनरी लो। तो उन्होंने क्या बोला तो वो याद रखना। देखो हेनरी उन्होंने एक अच्छे बंदे थे, उन्होंने जो बोला बिल्कुल क्लियरेंस, क्या कहते, जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस है, नहीं जी, जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस है किस पे डिपेंड करेगी? सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज solubility of the gas is depend upon the pressure। अब बेटा बात ये आती है, प्रेशर कौन से हैं? दो टाइप के होते हैं इसमें, एक जो हम अप्लाई करें वो, एक जो सोलुबल होगी तो उसका जो वेपर प्रेशर है, दो। एक जो हमने अप्लाई किया वो, और एक जो ऑलरेडी डिजोल्व हो चुकी है, और जो लिक्विड में प्रेशर अप्लाई कर रही है वो। तो मेन चीज याद रखना, यहाँ पर तो यहाँ किसके बारे में आएगा? वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है? तो ये कौन से प्रेशर की बात करता है? वेपर प्रेशर की।
तो अब मेन चीज जैसे मैं बात करता हूँ सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, ठीक है, कि सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब क्या होता है बेटा, देखो जो सोल्युबिलिटी है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन में आएगा तो हम लिख सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सी, यानी हमारे पास क्या होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जब ये हटाएंगे क्या आएगा, के एच, तो क्या है P इज इक्वल टू के एच एक्स, ठीक है, इतनी चीज आ गई। अब आपको क्या याद रखना है, जब हम इसे थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े, ठीक है, तो याद रखना जब हम इसे थोड़ा और आगे की तरफ बढ़े तो वो ये है जो P है, P होगा वेपर प्रेशर, एक्स ए है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, के एच होता है हैंडल कांस्टेंट, ठीक है, ये है हमारे पास हैंडल कांस्टेंट, ये कुछ वैल्यू है इसकी। अब आ जाता है इसके कुछ मेन पॉइंट। वो मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो ये जो के एच है, जो के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये चीज आपको ना बड़ा क्लियरली याद रखनी है, के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो के एच है देखो, अगर के एच की वैल्यू क्या हो, हाई, देखो के एच की वैल्यू क्या हो जाए अगर हाई हो, याद रखना, तो लेस सोल्यूबल होगा। अगर कम हो तो क्या हो जाएगी, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। यानी कि जो के एच है इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद सोल्युबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और जो दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा, प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स, 12th क्लास में तो ये है। अगर ये बच्चे आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको चीज अलग नजर आएगी। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ये गूगल पर सर्च करोगे ना आपको चीज अलग नजर आएगी। कैसे, अगर आप देखोगे गूगल पे हैंडल हो तो उसमें ना लिखी हुई कंसंट्रेशन, ये चीज अगर नेट पे देखो तो बेटा ये मिला है कि कंसंट्रेशन इक्वल टू के एच इनटू प्रेशर। तो जो मेन हमारे जितने भी क्वेश्चंस है ना डेट विल बी कंप्लीटेड इन दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमेशा दिमाग में रखनी है, अगर ये है तो क्वेश्चन होंगे, अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन नहीं है। चीज समझ में आ गया, तो देखो अगर इतनी चीज समझ आ गई तो देखो जरा आगे, आगे का जो टॉपिक है वो ये है,
तो मेन आता है हमारे पास बेटा एप्लीकेशन ऑफ, हाँ जी बता सकते हो हैंडल ऑफ एप्लीकेशन क्या कुछ होंगे, कुछ रफली आइडिया हैंडल ऑफ एप्लीकेशन बताने के लिए। तो देखो जब भी हम हैंडल ऑफ की बात करें एप्लीकेशन की तो याद रखना कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो मैंने वही बता दो। फर्स्ट इन कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटिंग किसे कार्बोनेटेड बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक में क्या होगा जाएगा, वही कोल्ड ड्रिंक CO2 डिजोल्व कर दो। दूसरी एप्लीकेशन क्या होता है बेटा, जैसे हम हिल्स पे जाते हैं हाई एल्टीट्यूड, वहाँ जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है कम, तो ब्रीथ करने में क्या आती है दिक्कत, उसको हम क्या बोलते हैं एनॉक्सिया, क्या बोलेंगे एनॉक्सिया, ठीक है। तो सेकंड केस हम लिखते हैं एनॉक्सिया एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है एनॉक्सिया। जैसे भी हाई एल्टीट्यूड जाता है एनॉक्सिया, इसका मतलब क्या होता है डेट में एयर डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि एयर डेंसिटी लो तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, ये होता है यानी जितनी गैस कम होगी सोलिबिलिटी कम। थर्ड पॉइंट बेटा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, मारो कोई तुक्का थर्ड पॉइंट में। चलो देखो अगर कुछ याद नहीं आ रहा थर्ड पॉइंट में तो आपको जो याद रखना है वो थोड़ा सा सिस्टम समझो, वो आप ये याद रख सकते हैं क्या कि एक होते स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जो समुद्र होते हैं उसमें पल्स कलेक्ट करने जाते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, जैसे पल्स कलेक्ट के लिए चले गए, ठीक है सी में, अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती होगी बता सकते हो, सोच के बताना है ऐसे नहीं और रफली कुछ भी बता दो, ठीक है। चलो हिंट मैं दे देता हूँ, जितनी हमें नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए ना तो वही नॉर्मल ऑक्सीजन ही होती है, तो इसका मतलब क्या होगा 21% क्या होगा ऑक्सीजन, वही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा ले ले तो भी हमारे सिर दर्दी बनेगा, क्योंकि हमारे जो हीमोग्लोबिन है उनको ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो CO2 बाउंड भी नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात। अब ऐसा तो है नहीं हम कहते जी CO2 बाइंड ना करो सिर्फ ये कर दो, ठीक है। तो तीसरा आता है स्कूबा डाइवर्स, तो इसमें हम क्या लिखते हैं तो ये आएगा स्कूबा नाइट्रोजन बैंड्स, नाइट्रोजन फॉर्म में, या नाइट्रोजन बैंड फॉर्म लिख सकते हैं इन बर्ड वेसल्स बोल दो, नहीं तो इतना नाइट्रोजन बैंडेज फॉर्म। नाइट्रोजन बैंड का मतलब क्या होता है, तो इसे हम बिल्कुल सीधा सा है, सपोज करो हमारे पास कोई पेन की रिफिल है, ठीक है, इसके अंदर इंक अच्छे से भरी हुई,
अब ये जो है देखो, जो मैंने यहाँ बात की है, ये है कैपिलरी की बात है, ठीक है। ये मैंने ब्लड वेसल की बात की। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा है, ये कैपिलरी लगा लो, मान लो पेन की रिफिल लगा लो और रिफिल के आगे की वो लिखने वाला। अब देखो जैसे रिफिल है, ये है रिफिल, तो देखो पेन की रिफिल है, अभी ये मान लो इसकी वो आगे वाली है लिखने के लिए पॉइंटर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, वो ये है कि मान लो आपने पीछे उसको सक किया, तो क्या इंक यूनिफॉर्मली पीछे जाएगी? यस और नो? यूनिफॉर्मली नहीं जाएगी, बीच में कुछ गैप बनेंगे, वो गैप बनेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बैंड। जो गैप बनेगा उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन बैंड। तो सेम चीज जो हम बात करते हैं रिफिल ऑफ पेन, ये तो होगा सेम। अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड के अंदर बेटा नाइट्रोजन गई, हमें पता नाइट्रोजन कितनी एयर में, अराउंड लगभग 3.5 गुना 4 गुना है, ऐसे जाती है और ऐसे बाहर आ जाती है, रिएक्ट नहीं करती रीजन बिहाइंड, क्योंकि नाइट्रोजन बीच में दो डबल यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए नहीं टूट पाता, और टूटेगा तो बहुत कम अमाउंट में टूटेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब मेन क्या है देखो, ब्लड वेसल है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बॉन्ड जनरल तो टूटेगा नहीं। अब क्या हुआ, जब हाई प्रेशर हो गया नाइट्रोजन ब्लड में डिजोल्व हो गई, डिजोल्व हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एकदम बाहर आई और डिजोल्व से नॉन डिजोल्व होगी तो ब्लड के बीच में उसने क्या क्रिएट कर दिया, गैस। तो कैसे है, जैसे समझो अगर मान लो मैं इसको आर्टरी चलो ये हो गया, इसके बीच में अब लगा लो कि इसके बीच में ऐसे, ऐसे बीच में क्या बन गया, गैप, जिसको हम क्या बोल दिए, नाइट्रोजन बैंड, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, नाइट्रोजन बैंड, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, नाइट्रोजन बैंड, ठीक है। एन टू बैंड बोल रहे हैं, नाइट्रोजन बैंड। यहाँ तक समझ गए, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ये तो थे इसके एप्लीकेशन के पार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन, तो वो देखो, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा होपफुली, ज़्यादा मुश्किल तो था ही नहीं, बिल्कुल सीधा सा था। तो जब हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो वो देखो, कुछ बता सकते हो हेनरी लुक लिमिटेशन, कुछ थॉट आ रहा हो? चलो नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ। जब भी अगर हम बात करें हेनरी लॉ की लिमिटेशन, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर नो। कि बेटे जो प्रेशर होता है ना और टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, जी समझ में? पहले लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन आती है हमारे पास कि जो सोल्यूट गैस है, जो गैस सोल्यूट, ये क्या करें, नॉट देखो कि जो गैस सोल्यूट है वो ना ही एसोसिएट करे ना ही डिसोसिएट करे, यानी ना ही वो आयन में ब्रेक हो ना ही वो आपस में कंबाइन मिलके एक पॉलीमर बनाए, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मेन लिमिटेशन होती है। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना वो यही पूछेगा,
कि सबसे पहले कहेगा चलो जी आप मेरे को ये बता दो हैंड लो क्या है, डिफाइन हैंड लो, फिर आपसे पूछेगा एंड राइट अबाउट टू लिमिटेशंस, तो आपसे लिमिटेशन पूछी जा सकती है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग। थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, मेन वही चीज गैस इन लिक्विड, क्योंकि ये रिपीट होगा बार बार, तो चलिए लिख देना गैस इन लिक्विड, ये गैस लिखा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किसकी, प्रेशर की, वो तो ऑलरेडी पढ़ ही ली, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। जो सेकंड है हमारे पास वो है टेम्परेचर। तो बताओ भाई टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, बिल्कुल सीधा से सोच के आंसर दे सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। हाँ भाई क्या बढ़नी चाहिए, श्योर। चलो देखो जब भी हम ऐसे बात करें तो सिचुएशन आपको देखना है क्या, देखो गैस है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्यों, काइनेटिक एनर्जी गैस की बढ़ेगी, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी गैस की बढ़ जाए वो कभी वहां रुक ही नहीं सकता, वो निकल के बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसा क्यों है, तो लिख सकते हैं ड्यू टू ड्यू टू टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी इंक्रीज, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देखो जो मेन पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो क्या करेंगे गैस को लिक्विड को एस्केप आउट करके बाहर चले जाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, मेन ये पॉइंट है। यहाँ तक कोई डाउट है तो देख लो इतने 1-2 मिनट, फिर मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ तुम्हें एनसीईआरटी वाले में, जो सबसे ज्यादा हमारे से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, रिपीट करना, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको लगे कि नहीं आता, नहीं आना चाहिए। तो देखो जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन करवा देता हूँ इसमें, इसमें चलो देखो एक क्वेश्चन ये है
ये लिख देता हूँ, ठीक है, जल्दी से आप इसको सोल्व करोगे। वो कह रहे कि N2 गैस है, डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। H2 गैस को हमने क्या किया, डिजोल्व कर दिया। H2 गैस को हमने डिजोल्व किया वाटर में एट 293 केल्विन, टेम्परेचर दिया है। आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी मिलीमोल। आपसे पूछे 1 लीटर पानी में कितने N2 गैस के मोल यानी मिलीमोल डिजोल्व होंगे, ये बताना है। दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है कि अज्यूम डेट जो N2 गैस है exerted partial pressure of ये इतने बार प्रेशर एक्सर्ट करेगा। आपको KH गिवन है, इस इक्वेशन में हमें जो KH दिया हुआ है ये कितना बेटा, ये KH दिया हुआ है 76.48 किलो। करो जल्दी से ट्राई करो बेटा। हाँ जी बच्चों, सॉल्व हुआ, सीधा सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो देखो, नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ कि कैसे करना। देखो, सबसे मेन जो इसमें हमें लेके चलना था, जैसे देखो इन्होंने, आप इसको उठाओ, बिल्कुल सीधी सी बात कि जो प्रेशर है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो तुम्हारा काम क्या है, एक्स से निकालना। तो क्या हो जाएगा, पी बाई में के एच। चीज समझ में आ गई, पी बाई में के एच। अब यहाँ आपको क्या दिया हुआ, के एच दिया हुआ किलो बार, और ये किसमें दिया, बार में। तो किलो बार को बार में चेंज कर लोगे, चीज समझ में आ गई। किलो बार को बार में क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे।
तो जब आप प्रेशर को डिवाइड करोगे इससे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स, यानी कि आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ जो प्रेशर दिया आपको कितना दिया हुआ है, मेरा पार्शियल प्रेशर है 0.987 और जो केएच दिया हुआ है ठीक है, ये करो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स, कितना आएगा डिवाइड करना जरा, करो जल्दी से डिवाइड, कितना आ रहा है, ये आएगा 1.29। अब कुछ नहीं करना, जब एक्स से हो गया हमें पता है एक्स से किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी, इसके इक्वल होता है। अब देखो जब एन ए और एन बी यानी कि एन ए बहुत ज्यादा छोटा हो जाए एन बी से, तो सीधी सी बात इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, तो सीधा एक्स से किसके इक्वल होगा, एन ए डिवाइड बाई एन बी, ठीक है। तो आपके पास एक्स से आ गया, तो एन ए निकालना है, तो पहले आ जाएगा जी हम एक्स एन बी निकाल लें, तो एन बी आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, 1 लीटर वाटर दिया हुआ था, पूछा है ना कि 1 लीटर में पूछेंगे, 1 लीटर, तो सीधा इसका मोल निकालो, 1000, पानी तो मोलर मास रेटिंग 55.5, तो एन ई कितना आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है, तो ये आ रहा होगा 7.16 इंटू 10 की पावर -4, समझ गए। आपसे पूछा कि इसमें मिलीमोल में, मिलीमोल में तो सीधी सी बात ये है, ठीक है, इंटू 10 की पावर -1, ये मिलीमोल में चला जाएगा तो सीधे से ऐसे लिख दो मिलीमोल, बस इट्स आंसर, जी समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चंस करना था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सेम ऐसे ही आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम आप ही ट्राई करके रखोगे इसके लिए, ठीक है बेटा, ओके।